हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई ऑन यूट्यूब। आज हम शुरू करेंगे हमारे सेमेस्टर 5 के बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड फिलोसफी के सिलेबस मतलब पेपर अप्रोचेस टू इंडियन फिलोसफी के साथ। तो ये शुरू हुआ है in accordance with new education policy only, and it is a very recent paper. So basically, as the name suggests, approaches to Indian philosophy, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन फिलोसफी के डॉगमास, मिथ्स, स्ट्रक्चर, बेसिक आउटलाइन, उसकी थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें इस पेपर के थ्रू एक आउटलुक मिलेगा towards Indian philosophy, how to view how Indian philosophy has been viewed, या क्या ऐसे पॉपुलर मिथ्स एंड डॉगमास है जो एक्चुअली में इंडियन फिलोसफी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो इतने पॉपुलर है कि हम उसको ऑफन एसोसिएट करते हैं इंडियन फिलोसफी के कैरेक्टर से के साथ। तो हमारा सबसे पहला आर्टिकल जो है, दिस इज हिस्ट्री ऑफ इंडियन थॉट। सो इंडियन फिलोसफी, इफ वी स्टार्ट विद दिस, हम इसको कई बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। एक इशू जो इंडियन फिलोसफी के साथ हमें देखने को मिलता है वो है इसकी क्रोनोलॉजी। दिस हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इन डेल्स आर्टिकल एंड स्टफ, वेयर इन इंडियन क्रोनोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। तो हम इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी लिख सकते हैं, मेकआउट कर सकते हैं, लेकिन एक इंडियन फिलोसफी को वी कैन रिफर टू इट, लेकिन बहुत ब्रॉड आउटलाइंस में। हमारे पास बहुत पर्टिकुलर डेट्स नहीं है। Another thing with Indian philosophy is कि unlike Western philosophy, we are well aware that Western philosophy में एक particular thinker is the one who becomes popular and known, and हम उस thinker की philosophy को पढ़ते हैं। That is not the case with Indian philosophy. हम लोग system and school of thought के साथ ज़्यादा associated होते हैं। There are individual philosophers in Indian philosophy as well, but वो relatively कम has compared to Western philosophy. Now अगर हम एक broad outline देखें, so this is what the basic first para talks about. Now if we see the broad outline, इसमें जो वैदिक period, इसके four main time periods में हम divide करेंगे इंडियन philosophy को। The first one being the Vedic period, जो कि 2500 BC से 600 BC तक range करता था। Now 2500 BC the timeline के according it is 4500 years ago from today। अभी हम लोग 2000 AD में चल रहे हैं। So 2000 AD से लेकर 0 BC तक, एंड 0 BC से backwards 2500 BC, that means around 4500 years। तो मेजॉरिटी जो इंडियन फिलोसफी है उसका डिक्लाइन कहीं ना कहीं 1700 AD तक आ गया था, दैट इज 18th सेंचुरी तक। अब ये वाला जो पीरियड था 2500 से 600 BC तक, इसमें सेंट्रल एशिया से आर्यंस मूव करके इंडिया में आए, दे स्टार्टेड सेटलिंग इन इंडिया। तो इस पीरियड में हम एक डिस्टिंक्ट फिलोसफी ना देखते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट, एक इंटरकनेक्टेड काइंड ऑफ लंप नॉट एग्जैक्टली लंप, बट एक काइंड ऑफ मिक्सचर देखते हैं हम रिलीजन, फिलोसफी एंड सुपरस्टिशन का। तो वी डोंट हैव वेरी वेल डिफाइंड एंड क्लियरली डिमार्केटेड फिलोसफी, बट देन दे आर काइंड ऑफ मिक्स टुगेदर। तो ये एज था फिलोसफिकल डेवलपमेंट का, लेकिन and its culminating doctrines, those expounded in the major Upanishads, have determined the tone, if not the precise pattern of the Indian philosophical development ever since. तो ये जो 2500 से 600 BC वाला पीरियड था, ये इसने एक मेजर टोन इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम की सेट की है। इस टाइम का जो लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, जो वैदिक पीरियड विच इज द फर्स्ट पीरियड, हमें सबसे पहले देखने को मिलता है द फोर वेदास, दैट द फोर वेद्स, द ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेद्स हैं, वेदास हैं, और चारों के 4 पार्ट्स हैं। तो चारों को हम 4 पार्ट्स में, जैसे ऋग्वेद के 4 पार्ट्स हैं, मंत्रास, ब्राह्मणास, आरण्यक्स एंड उपनिषद्स। देन यजुर्वेद के हैं मंत्रास, ब्राह्मणास, आरण्यक्स एंड उपनिषद्स। देन सेम विद सामवेद एंड अथर्ववेद। जो मंत्रास हैं, स्पेशली ऋग्वेदा में जो बाद के मंत्रास हैं, उनमें बेसिकली हमें लेटर इंडियन फिलोसफी की बिगिनिंग देखने को मिलती है। हम लोग नॉट अनयूजुअल पॉलीथीज्म से मूव करके एक मोनोथीज्म की तरफ मूव करते हैं। अगर हम वेदास का नेचर देखेंगे, जो इनिशियल ऋग्वेदा में जो इनिशियल बात की गई है, वो पॉलीथीस्टिक रिलीजन की बात की है। बहुत सारे पॉलीथीज्म इज बेसिकली मोर देन वन डीटीज, मेनी, ओके, लाइक
dualism is two, monoism is one, and polytheism is many. सो हम बहुत सारे डीटीज एंड बहुत सारे फिगर्स एंड सुपर नेचुरल एंड डिवाइन फिगर्स की बात करते हैं अर्ली वेदास में, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं वेदास में, हम मोनिस्टिक टेंडेंसी की तरफ वर्क करते हैं. हम एक कॉन्सेंट्रेटेड ब्राह्मण एंड आत्मन उसके बारे में बात करते हैं. तो उपनिषद की जो मोनिस्टिक टेंडेंसीज है, मोनिस्टिक टेंडेंसीज मतलब कि जो फोकस ऑन वन डीटी, फोकस ऑन वन गॉड, वन डिवाइन बीइंग की जो टेंडेंसी उपनिषद की है, वो हमें इन वेदा से ही मिली है. जो ब्राह्मणास है, अब हमने मंत्रास का देखा विच आर द हिम्स. जो ब्राह्मणास है दे आर रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स जिसमें रिलीजियस प्रिसेप्ट्स है, सैक्रिफिशियल ड्यूटीज हैं. तो जैसे मंत्रास है तो दे आर बेसिकली दे आर प्रॉपर मंत्रास जिनको चैंट करना होता है स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक ओकेजन में. ब्राह्मणास में हमारे पास रिचुअल्स, ड्यूटीज, सैक्रिफाइसेस जो हमें बनाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. जो आरण्यक्स है और जो उपनिषद्स है दे आर द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ब्राह्मणास. एंड ये इसमें फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है कि रिलेटेड टू लाइफ, डेथ, बर्थ, रीबर्थ, कर्मा, अर्थ एंड पुरुषार्थ एंड धर्म एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो जो ब्राह्मणास है प्रोवाइड द रिचुअल टू बी ऑब्जर्व बाय द हाउस होल्डर. तो अब ये सिस्टम देखिए कैसे है, एक मेथोडिकल सिस्टम में डिवाइडेड है. ब्राह्मणास बताता है कि जब हाउस होल्डर है, व्हेन द पर्सन इज लिविंग अ वर्ल्डली लाइफ, मटीरियलिस्टिक लाइफ, उसकी फैमिली है, वो फैमिली के साथ रह रहा है, द पर्सन इज अर्निंग, या जो अगर फीमेल है तो वो घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, बड़े बूढ़ों की सेवा कर रही है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स उस टाइम पे व्हाट नीड्स टू बी डन. फिर उसके बाद जब हाउस होल्डर जो है, मतलब जब वही बूढ़ा हो जाता है, अब उसकी ड्यूटीज बेसिकली खत्म हो गई, उसने अपने पार्ट पे अर्निंग कर ली, फैमिली को सस्टेन कर लिया, एवरीथिंग. तो अब बूढ़े होने के बाद उसे जाना होता है फॉरेस्ट, और फिर फॉरेस्ट में जाके उसको उन पर्टिकुलर रिचुअल्स को फॉलो करना होता है जो ब्राह्मणास पे मेंशन है. जो आरण्यक्स है, जो ब्राह्मणास एंड उपनिषद्स के बीच में है, वो बताते हैं कि कैसे फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए उन्हें किस टाइप से मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना कितना जरूरी है फॉर द नेक्स्ट लाइफ एंड फॉर द कर्मास ऑफ दिस लाइफ एंड ऑल दैट स्टफ. तो आरण्यक्स जो है वो बेसिकली ब्राह्मणास एंड उपनिषद्स के बीच में एक लिंक बनाते हैं. तो अगर ये ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो तो हम लोग बेसिकली जो वेदास है वो जिन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मंत्रास, ब्राह्मणास, आरण्यक्स एंड उपनिषद, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मंत्रास में क्या है, आरण्यक्स में क्या है, ब्राह्मणास में क्या है, उपनिषद में क्या बातें करी गई है. जो हिम्स हैं, जो मंत्रास हैं, उनको पोएट्स ने क्रिएट किया है, ब्राह्मणास को प्रीस्ट ने क्रिएट किया है, और उपनिषद्स को फिलोसोफर्स ने क्रिएट किया है. तो जब हम उसके क्रिएटर्स या उसके सोर्सेस के बारे में जानते हैं, हमें पता चलता है कि उसका कंटेंट कैसा होगा, उसका पर्पस कैसा होगा. अब अगर पोएट्स मंत्रास को क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होगी, जो हर किसी को समझ में ना जाए, उसका पर्पस बहुत डिफरेंट होगा, वो एक कोडेड डिकोडेड फॉर्म में होगा. देन अगर फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणास को प्रीस्ट ने लिखा है तो वो बहुत कुछ बताते हैं लाइफ के बारे में, हाउ टू लिव लाइफ, कैसे उसको अन अकॉर्डेंस विद द वेदास जीना है. उपनिषद्स को अगर फिलोसोफर्स ने क्रिएट किया है तो उसमें ऑफ कोर्स फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स एंड फिलोसॉफिकल डाउट्स जो आ सकते हैं कि व्हेन समबडी मे बी इन डाउट वेदर टू एक्सेप्ट दीज वेदास और नॉट, उसके बारे में बात की हुई है. उपनिषद्स जो है वो एक तरीके से वैदिक रिलीजन का कंटिन्यूएंस है और एक तरीके से ब्राह्मणास के रिलीजन के अगेंस्ट है, ब्राह्मणास के अगेंस्ट एक फिलोसफिकल प्रोटेस्ट है. तो उपनिषद्स में बेसिकली जो उपनिषद्स में एक स्पिरिचुअल मोनिज्म की बात की गई है, जो कि उपनिषद्स ने बहुत कुछ इंडियन फिलोसफी का कैरेक्टर एक बहुत अर्ली स्टेट पे डिसाइड कर लिया था. And was first established and where intuition rather than reason was first recognized as the true guide to ultimate truth. कि it's not reason or logic or rationale but intuition जो कि है. intuition is something kind of जो हमें reveal करी जाती है, something which is already innate है. Now there is a difference between innate and intuitive as well, but still they have a closer connection as compared to reason. अब जो सेकेंड पीरियड है वो है एपिक पीरियड. नाउ दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कीप नोटिंग.
जो हम फर्स्ट वाला पीरियड नहीं कर पाए थे, द वैदिक पीरियड, जिसका टाइमलाइन इज दिस, एंड नाउ द एपिक पीरियड जिसका टाइमलाइन इज अराउंड 500-600 BC टू 200 AD। तो जहाँ पे वैदिक पीरियड लास्टेड फॉर अबाउट 1900 ईयर्स और सो, 2000-1900 ईयर्स, जो हमारे पास एपिक पीरियड है ये इसने लास्ट किया अराउंड 700-800 ईयर्स, कहीं पर 600-700 ईयर्स। ये पीरियड जो है, अब हमने वैदिक पीरियड का देखा कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के, कैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उसमें उसके 4 पार्ट्स का डिवीजन, उपनिषद ने कैसे कैरेक्टर सेट किया मेजर इंडियन फिलोसफी का। अब ये जो एपिक पीरियड है, it is characterized by the indirect presentation of philosophical doctrines through the medium of non-systematic and non-technical literature. Now, देखिए, I'll tell you one thing. जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, this seems very difficult. Characterized by the indirect presentation of philosophical doctrines through medium of non-systematic, non-technical literature. So, if we see the words for it, that is Ramayana and Mahabharata. तो बेसिकली फिलोसफिकल डॉक्ट्रीन्स जो थी, कैसे व्हाट काइंड ऑफ फिलोसफी हैज टू बी अडॉप्टेड, उसको हम एक सिस्टमैटिकल या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ना बता के, जैसे वेदास में बात की हुई है, जैसे उपनिषद में बात की हुई है, उसको इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज एंड लिटरेचर के जरिए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे रामायण एंड महाभारत में। तो रामायण महाभारत बताता है फैमिली लाइफ के बारे में, वैल्यूज के बारे में, फिलोसफी के बारे में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये दोनों एपिक्स हैं, इसके ही जैसे बाकी एपिक्स भी। इसके अलावा ये जो एपिक पीरियड है, इसमें हमें बहुत मेजर और डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म। शैविज्म इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ हिंदूज जो कि लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं। वैष्णविज्म इज बेसिकली ग्रुप ऑफ हिंदूज जो लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते हैं। सो हिंदूज में भी ये सेक्ट डिवाइड हो गए, शैविज्म एंड वैष्णविज्म, शिवा के फॉलोअर्स एंड विष्णु के फॉलोअर्स। जो भगवत गीता है, जो महाभारत का एक पार्ट है, ये वन ऑफ द 3 मोस्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाता है कि इस जो भगवत गीता में कहा गया है, इट बेयर्स ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेट इन्फ्लुएंस उस समय पे। इसके अलावा हमें ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी भी देखने को मिले। अब ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स को 2 तरीके से हम देख सकते हैं। कई जगहों पर, जैसे यहाँ पर भी ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो है, हम ऑर्थोडॉक्सी देखते हैं इन अकॉर्डेंस विद द वेदास, कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स वो हैं जो वेदास के लेगेसी को फॉलो करते हैं, अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स वो है जो वेदास के लेगेसी को फॉलो नहीं करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। जैसे अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड स्टफ। सो जो ज्यादातर सिस्टम्स थे इंडियन फिलोसफी के, जिनको हम लेटर जाके 6 स्कूल्स में डिवाइड करेंगे, उन मेजर सिस्टम्स का बर्थ तो जो है वो बर्थ इस एपिक पीरियड के टाइम पे हुआ है। जैसे बुद्धिज्म हो गया तो वो भी साइड बाय साइड डेवलप होते गया, जैनिज्म हो गया, शैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया। तो जो मेजर स्कूल्स का सिस्टमैटिक वर्क है, उसको लिखा तो बाद में गया, लेकिन उसका राइज, फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ज्यादातर इस पीरियड में हुआ। जैसे बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट फिलोसफीज जो है, उसको काफी समय बाद एक नेक्स्ट पीरियड में लिखा गया। इस एपिक पीरियड में बुद्धिज्म को इतना नहीं लिखा गया, या इन राइटिंग पुट नहीं किया गया बुद्धिस्ट फिलोसफीज को। द सिस्टमैटिक बट द ओरिजिन ऑफ द डॉक्ट्रीन्स, ओरिजिन इस एपिक पीरियड में हुआ था। तो ये एक बहुत फर्टाइल पीरियड था इंडियन फिलोसफी का, क्योंकि काफी कुछ बर्थ हुआ इस पीरियड में, काफी कुछ बॉर्न हुआ है, सॉरी, इस पीरियड में। बहुत प्रोडक्टिव एक वो था। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये बहुत मेजर स्कूल्स थे इंडियन फिलोसफी के, विच वर बॉर्न ड्यूरिंग एपिक पीरियड। तो इंडियन फिलोसफी के साथ साथ ग्रीस, चाइना, पर्शिया, हर जगह पर फिलोसफी ने काफी डेवलप किया है, काफी ग्रो किया है। न्यू फाउंडेशंस फिलोसफी ने देखी इस एपिक पीरियड के टाइम पे। एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फिलोसफिकल या सेमी फिलोसफिकल मटेरियल जो है वो इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है। बहुत बहुत अच्छा खासा अमाउंट इस टाइम पर हमें देखने को डेवलप होते हुए दिखता है। एंड जो इट इज वेरी प्रोबेबल दैट आवर नॉलेज ऑफ द डॉक्ट्रीन्स डेवलप एट दैट टाइम मेयरली स्क्रैचेस द सर्फेस ऑफ द वेल्थ, कि उस समय पे जो जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी बाकी सिस्टम्स के कंपैरिजन में, वो शुरुआत तो बहुत कम थी, बट देन इट वाज अ स्टार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था।
इस पीरियड के टाइम पे स्केप्टिसिज्म, नेचुरलिज्म, मटीरियलिज्म जैसी अलग अलग फिलोसफीज डेवलप हुई। हेट्रोडॉक्स सिस्टम जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म हुई। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जैसे हिंदुइज्म, ऑर्थोडॉक्स बिकॉज वो वेदास के लेगेसी को फॉलो करते हैं। तो इतनी वेल्थ ऑफ मटेरियल्स हमारे पास थी उसमें। ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स ऑफ हिंदुइज्म, अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये जो थे वो थोड़े से समय बाद लेटर पीरियड्स में हमारे पास प्रॉपर सिस्टमैटिक ट्रीटीज इनकी कंस्ट्रक्ट होकर आई, प्रॉपर सिस्टमैटिक राइटिंग्स इन पीरियड्स की कंस्ट्रक्ट होकर आई, चाहे ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो या अनऑर्थोडॉक्स स्कूल हो। लेकिन इनका डेवलपमेंट एंड बर्थ ज्यादातर बेसिकली एपिक पीरियड में हुआ था। इसी पीरियड के टाइम पे जो धर्मशास्त्रास थे, बहुत सारे धर्मशास्त्र ट्रीटीज ऑन एथिकल एंड सोशल फिलोसफी कंपाइल की थी। धर्मशास्त्र बेसिकली डिफाइन करता था, आउटलाइन करता था कि फिलोसफी, सोशल फिलोसफी कैसी होनी चाहिए, मॉरल्स कैसे होने चाहिए, एथिकल कैसे होना चाहिए सिस्टम, सोसाइटी कैसे अरेंज होने चाहिए, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरीवन, कैसे फॉलो करना है। तो इनको हम स्मृतिज बोलते हैं। और ट्रेडिशनल टेक्स्ट एज कंपेयर टू द श्रुतिज, वेदास आर बेसिकली द श्रुति। श्रुति मतलब जो रिवील करे गए थे। तो श्रुति का ऑथर कोई नहीं है, श्रुति का ऑथर इज डिवाइन। जो श्रुतिज है, श्रुति इज बेसिकली समथिंग दैट वाज हर्ड। तो जो प्रीस्ट थे, जो सेज थे, उनको ये चीज रिवील करी गई थी और उन्होंने वेदास को फिर लिखा था। दैट वर द श्रुतिज, जो कि वेदास। एंड स्मृतिज यानी जो रिकलेक्ट करे गए थे, रिमेम्बरेंस, मेमोरी से। तो धर्मशास्त्र से एक रीइटरेशन है, एक रिमेम्बरेंस है, रिकलेक्शन है ऑफ द वेदास। जो वेदास, जो श्रुति है, उसका श्रुति का रिकलेक्शन इज व्हाट स्मृति इज। श्रुति एंड स्मृति के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सेमेस्टर के कोर्सेज में डिस्कस कर चुके हैं। जो धर्मशास्त्र है वो सिस्टमैटिक ट्रीटीज है जिसमें कैसे आर्यंस की लाइफ कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, रिलीजियस फंक्शंस, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, एथिक्स, मॉरल्स, बेसिकली सोसाइटल स्ट्रक्चर के, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इन धर्मशास्त्र ने डिफाइन, आउटलाइन किया था। अब जो हमारा थर्ड पीरियड आता है, इट इज द सूत्रा पीरियड, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम अब जो सूत्र पीरियड था, इस पीरियड में जो सिस्टमैटिक ट्रीटीसीज थी वो लिखी जाने लगी। तो ये जितने सिस्टम्स डेवलप हुए थे एपिक पीरियड में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक या शैविज्म, वैष्णविज्म, इनके ट्रीटीज को लिखने का काम शुरू हुआ। तो इस तरीके से सूत्र पीरियड में इन सिस्टम्स का प्रिजर्वेशन एक तरीके से हुआ। तो हर सिस्टम की जो डॉक्ट्रिन्स उसको सिस्टमैटिक, ऑर्डरली तरीके से लॉजिकली डेवलप करके लिखा जाने लगा। छोटे में, कई बार बहुत एक्सप्लेन करके, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, इंटरप्रिटेशंस के फॉर्म में, कमेंट्रीज के फॉर्म में, और इन रिकॉल करके कि इसके प्रीवियस एपिक पीरियड में क्या इनके फिलोसफिकल सिस्टम्स की डॉक्ट्रिन्स वगैरह थी। एंड इस पीरियड में जो फिलोसफी का क्रिटिकल पीरियड था वो धीरे धीरे करके डेवलप होने लगा। तो जैसे जैसे सिस्टमैटिक इनका राइटिंग्स एंड ट्रीटीज डेवलप होने लगी, उसी के साथ एक क्रिटिकल पीरियड डेवलप होने लगा, चाहिए क्रिटिसाइज होने लगे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी भी। तो जो सूत्रास थे देमसेल्व्स, वो ना सिर्फ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को इंक्लूड करते थे, बट ऑपोजिशन भी इंक्लूडेड था इस पीरियड में, ऑपोजिंग सिस्टम्स भी इंक्लूडेड थे इस पीरियड में। इसके पहले उनका ओरिजिन हुआ था एपिक पीरियड में, लेकिन सूत्रास वाला जो पीरियड था, या जो सूत्रास थे, इन सूत्रास में एक तरीके से रिफ्लेक्शन देखने को मिला था, कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन, स्पॉन्टेनियस इंसाइट्स वगैरह। तो सिर्फ ये सब नहीं था जैसे पिछले पीरियड में कि बस एक कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन हो गया, स्पॉन्टेनियस थॉट आ गया और वो फिलोसफी बन गई। एक सिस्टमैटिक और ऑर्डरली तरीके से सूत्रा पीरियड में ये ट्रीटीज जो है वो लिखी जाने लगी, डेवलप होने लगे। तो जो 6 हिंदू सिस्टम्स प्रेजेंट हुए थे सूत्रा फॉर्म में, वो थे न्याय या लॉजिकल रियलिज्म, वैशेषिका या फिर रियलिस्टिक प्लूरलिज्म, सांख्या या एवोल्यूशनरी ड्यूअलिज्म, योगा या डिसिप्लिन मेडिटेशन, पूर्व मीमांसा या फिर इंटरप्रेटिव इन्वेस्टिगेशंस ऑफ वेदास, एंड उत्तर मीमांसा या फिर लेटर इन्वेस्टिगेशन टू वेदास, जिसे वेदांता भी कहा जाता है, या एंड ऑफ वेदास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्याय या लॉजिकल रियलिज्म, अब
व्हाट इज लॉजिकल रियलिज्म, व्हाट इज रियलिस्टिक प्लूरलिज्म, इन सब के बारे में हम तब डिटेल में समझ पाएंगे जब हम इन पर्टिकुलर स्कूल्स को पढ़ेंगे। वैसे शिखा या फिर रियलिस्टिक प्लूरलिज्म, तो ऑफ कोर्स हम पूरे पूरे स्कूल को सिर्फ 2-3 वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसका मेजर कैरेक्टर ये था। योगा या डिसिप्लिन्ड मेडिटेशन, पूर्व मीमांसा या अर्लियर इंटरप्रेटिव इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द वेदास, and then Uttar Mimamsa relating to knowledge and this relating to conduct. So उत्तर मीमांसा को बेसिकली हम वेदांत भी बोलते हैं। अब जो फोर्थ पीरियड था, जो लास्ट पीरियड था, वो विच वाज दी स्कोलास्टिक पीरियड। देखिए इसके हमने जो ये चारों पीरियड्स देखे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटलाइंस काफी प्रॉपर्ली डिफाइन करी हुई है इसमें। सो यू नो फोर्थ पीरियड जो था, स्कोलास्टिक पीरियड था, इसमें कमेंट्रीज लिखी जाने लगी कि जो सूत्रा पीरियड में सिस्टम डेवलप हुए, सिस्टम को ट्रीटीज में, राइटिंग्स में पुट करा जाना, इनके ऊपर कमेंट्रीज डेवलप होने लगी। तो ऐसी कमेंट्री जैसे हमने न्याय बिंदु में प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ी थी, दैट वाज अ कमेंट्री ऑन यू नो द न्याय स्कूल या द बुद्ध स्कूल, जो बिलीव था उनके सिस्टम एंड ट्रीटीज पे। तो ये काम जो है वो फोर्थ पीरियड यानी स्कोलास्टिक पीरियड में होने लगा। तो यू नो सूत्रास का एक्सप्लेनेशन होने लगा, सूत्रास को इलेबोरेट करा जाने लगा, इलेबोरेटली सूत्रास को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे जा रहा है कि कमेंट्रीज के हेल्प से, क्योंकि वो सूत्रास को बाय द वर्ड समझना बहुत मुश्किल है जब तक उसका इलेबोरेशन ना हुआ हो। सो हम इनकी डेट्स पुट अप नहीं कर सकते बिकॉज डेट्स के साथ इनको मैच करना बहुत मुश्किल है। तो जनरली सूत्रा पीरियड से 17th सेंचुरी तक हम स्कोलास्टिक पीरियड को डेट करते हैं। सो फॉर द डेटिंग ऑफ स्कोलास्टिक पीरियड इज अराउंड 200 AD टू 1700 AD। इस टाइम का जो लिटरेचर है वो एकदम, उसका मेन पर्पस ही एक्सप्लेनेशन ऑफ द सूत्रास है, ऑफ द ट्रीटीज जो सूत्रा पीरियड में लिखी जाने लगी। लेकिन वो कई बार काफी ज्यादा पॉलिमिकल भी है, जैसे कि देयर इज अ ब्रूड ऑफ स्कूल मैन, नॉइजी, यू नो कंट्रोवर्शियलिस्ट, जो कि तो एक पॉलिमिकल भी इस सेंस में, क्योंकि कई बार इतनी नॉन सेंसिकल जैसी बातें होने लगती थी, ऐसी थ्योरीज पुटअप करी जाती थी कि बस यू नो अदर सिस्टम की थ्योरी को रिफ्यूट करना है तो कुछ भी नॉन सेंसिकल बातों के साथ भी कई बार रिफ्यूजल हो जाता था। तो यू नो कई बार ऐसी एकदम स्कूलिश एंड चाइल्डिश सी ब्रूडिंग की तरह भी हमें इसमें कमेंट्रीज देखने को मिलती है। यू नो समटाइम्स कमेंट्रीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, एनलाइटनिंग कम थी, कई बार जो थी क्लियर एक्सप्लेनेशन की जगह और ज़्यादा वर्ड्स, मतलब यू नो और ज़्यादा लॉजिक चॉपिंग जैसे वर्ड का यूज़ किया गया कि और भी ज़्यादा उसको कंफ्यूज कर देने वाली कमेंट्रीज थी कि उसको एक्सप्लेन करना तो रह ही गया और कंफ्यूजन में सूत्रास को डाल दिया है, सूत्रा पीरियड की ट्रीटीज को डाल दिया है। You know, the obscurity of thought, subtlety of logic, ill tolerance of opposition, ये worst type of commentators है कि यू नो थॉट प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही ऐसी बिल्कुल यू नो अनअटैच सी ट्रेल ऑफ थॉट है, फिर उसके बाद लॉजिक की सटलिटी नहीं है, या बिल्कुल अनरीजनेबल या इलॉजिकल से आर्ग्यूमेंट्स हैं, या बिल्कुल ऑपोजिशन को टॉलरेट ही नहीं करना है कि व्हाट यू आर सेइंग इज व्हाट इज ओनली राइट। ये वर्स्ट टाइप ऑफ कमेंटेटर्स है। द बेटर टाइप्स जो है वो ऑफ कोर्स ज्यादा रिस्पेक्ट किए जाते थे काफी, समकार जैसे कि Sankar, for example, the writer of a famous commentary on the Sutra of the Vedanta system, is thought of more highly as a philosopher than is, Badarayana, the seer who wrote the original Vedanta Sutra. तो कई बार तो इस समय पे ऐसे फिलोसोफर्स भी हुए, जैसे कि समकर जो था, उसकी फिलोसफी उस ओरिजिनल राइटर से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो जो बादरायण, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट दो, सो उसने जो वेदांत सूत्र लिखा था, द ओरिजिनल टेक्स्ट, द ओरिजिनल राइटर, उससे भी ज्यादा वेल नोन हो गई या वेल अंडरस्टूड हो गई समकर की यू नो फिलोसफी, जिसने उसके ऊपर कमेंट्री लिखी। सो वेदांत सूत्र इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्म सूत्र। जो स्कोलास्टिक पीरियड था, ये ओरिजिनल सूत्र का एक्सप्लेनेशन था जैसे कि हमने देखा, लेकिन कई बार क्विबलिंग वगैरह, वर्थलेस डिबेट्स भी जैसे हमने अभी डिस्कस की वो भी होती थी। दूसरी तरफ कुछ ग्रेटेस्ट इंडियन फिलोसोफर्स भी निकल के आए हैं, जैसे कि समकर, कुमारिला, श्रीधरा, रामानुज, माधवा, यू नो वस्पति,
उदयन, भास्कर, जयंत, विज्ञान भिक्षु, रघुनाथ, तो इनकी कमेंटरीज ओरिजिनल थिंकर्स से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई, ज्यादा वेल नोन हो गई। एंड दे वर मॉडेस्ट थिंकर्स, कि उन्होंने यू नो मतलब इन्होंने ओरिजिनल कमेंट्री से भी ज्यादा एडिशन किया है कई बार फिलोसफीज को लेकर। जो ओरिजिनल थिंकर ने लिखा उससे भी कई ज्यादा इन लोगों ने एडिशन किया, कुमारिला ने, जयंत ने, भास्कर ने। लेकिन दे वर मॉडेस्ट इन देयर अप्रोच, कि उन्होंने हमेशा यही क्लेम किया कि उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल के ऊपर कमेंट्री लिखी, उससे ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया। सो उन्होंने खुद के अपने सिस्टम्स डेवलप कर लिए कमेंट्रीज लिखते लिखते। इतना वर्क किया इन कुछ फिलोसफर्स ने स्कोलास्टिक पीरियड के टाइम पे। तो you know तो जैसे इन द गाइज ऑफ कमेंटेटर्स दे हैव एलैबोरेटेड पॉइंट्स which दो capable of being related to the original system, कि उनकी मतलब हम उनको रिलेट कर सकते हैं ओरिजिनल सिस्टम पे, लेकिन ओरिजिनल सिस्टम से कहीं ज्यादा और नई एक्सपोजिशंस, नई एरियाज में इन्होंने वो किया। जैसे कि वेदांत के 3 मेजर फॉर्म्स जो कि शंकर, रामानुजर, माधव ने डेवलप किए हैं, बहुत अलग अलग सिस्टम्स हैं। वो तीनों वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री, लेकिन तीनों के सिस्टम बहुत अलग है, बहुत हाईली डेवलप्ड है एक दूसरे से। तो ये हमें बताता है एक यूनिक वे जिससे इंडियन फिलोसफी जैसे डेवलप हुई, कि कैसे अथॉरिटी से टच भी था लेकिन कंप्लीटली हम ब्रेक अवे नहीं हुए ट्रेडिशन से। तो ये था कि एक इंजीनियस थॉट भी था, न्यू फॉर्म थॉट भी था, और सिर्फ एक हर्ड शीप की तरह हम फॉलो नहीं कर रहे थे, पर एट द सेम टाइम हमने उसको कंप्लीटली अबैंडन नहीं कर दिया था। कि जैसे जैसे हमारा रीजन जहां हमें लेते गया, वी डेवलप्ड इन दैट डायरेक्शन। ये उस चीज का प्रूफ है। स्कोलास्टिक पीरियड वैसे एक सेंस में अभी भी प्रोग्रेस में है, वो बहुत बेसिकली एकदम खत्म नहीं हुआ है, बट फिर भी अभी भी क्योंकि इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस लिखे जा रहे हैं इन ओरिजिनल टेक्स्ट की, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्पिरिट, उसका डायनामिक जो था इंडियन फिलोसफी का, वो 16-17 सेंचुरी में आके कहीं ना कहीं लूज हो गया। जब ऑफ कोर्स द आउटसाइड एंड फॉरेन पावर्स कंट्रोल्ड इंडिया, तो कहीं ना कहीं वो लॉस्ट हो गया, हमसे लूज हो गया। तो मुस्लिम्स एंड देन ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने फिजिकली ही कंट्रोल नहीं किया, लेकिन हमारे थॉट को भी कंट्रोल करा। हमें मतलब सिर्फ colonize not physically हमारे resources पे, but also on our thought processes, on our intellect colonization इन्होंने किया एक तरीके से। मुस्लिम्स ने आर्यन कल्चर को अंडरमाइन करा, ब्रिटिशर्स ने भी और भी ज्यादा अपना कल्चर हमारे ऊपर फोर्स करा या हमें ट्रांसफॉर्म किया। बहुत लंबे समय तक इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस जो थे वो खुद के फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन से अशेम्ड थे। दे वर थिंकिंग कि हमारा बहुत बैकवर्ड सा, अंडर डेवलप्ड सा फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, और इसी वजह से वो यूरोपियन या इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादा फोकस रहता था, या वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न लिटरेचर में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। इस पीरियड में मूवमेंट जैसे ब्राह्मो समाज मूवमेंट, आर्य समाज मूवमेंट, इन्होंने एक रेनेसॉ लेकर आया कि हमारी इंडियन फिलोसफी वापस से रिवाइव हुई, डेवलप हुई। सो मोर रिसेंटली, स्पेशली सिंस द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिगेन, एंड मोर स्पेशली सिंस द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया एज अ फ्री इंडिपेंडेंट नेशन जब हुआ, जब से हम वापस से इंडिपेंडेंट हुए, फ्री हुए, तब से वापस से एक इंटरेस्ट जागा, और हमने विद फुल फोर्स इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। हमारी ग्रेट फिलोसफिकल सिस्टम्स को लेकर हम कॉन्शियस हुए, उसको समझने की वापस से हमने कोशिश करी। 20th सेंचुरी में जो इंडियन माइंड था, बहुत कुछ वेस्टर्न माइंड से अफेक्टेड था, वेस्टर्न थॉट से अफेक्टेड था, लेकिन वेस्टर्न थॉट भी इंडियन माइंड और इंडियन थॉट से इफेक्ट हुआ था। बहुत हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो जो रिवाइवल था इंडियन कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्रेटनेस, उसकी खुद की फिलोसफी का, जो हम कॉन्शियस हुए अपनी खुद की फिलोसफी की ग्रेटनेस का, वो रिसेंट ईयर्स में हुआ। नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म जैसी फीलिंग्स के कारण हुआ। तो the resulting tendency of extremists to minimize or reject the revival and development of philosophy, which was affected by the contact of Indians and Westerners, has not been a healthy sign. तो आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे प्रीडेसेसर्स का बहुत डेवलप्ड थॉट था, एंड वी आर वर्किंग ऑन देयर शोल्डर्स, ऑन बिल्डिंग ऑन द फाउंडेशन सेट बाय देम. सो the future development of Indian philosophy, if one may hazard a guess, will be in terms of a more synthetic approach to Indian and Western points of view. So it's kind of like that.
अब हम देखिए द स्पिरिट ऑफ इंडियन फिलोसफीज, जिसको हम डिफरेंट पॉइंटर्स में ब्रेक करके समझेंगे। इंडियन फिलोसफी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने पहले नोट की कि बहुत सिंप्लीफाइड नहीं है। थ्रू एजेस ह्यूमन एक्सपीरियंस, एक्सटर्नल वर्ल्ड और इन सब चीज़ों को हमने काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। कुछ मेथड्स जो थे, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो थे मॉडर्न साइंस के, वो थोड़ी लेस प्रोमिनेंट रहे हैं। और कई बार जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेथड्स इंडियन फिलोसफी में यूज़ करी गई है, वो उतने कंक्लूजन तक पहुंच पाई है, कई बार नहीं पहुंच पाई है। जो सिक्स बेसिक सिस्टम्स थे, और हिंदुज़म के सब सिस्टम्स जो बेसिकली थे, जो बुद्धिज़्म के 4 चीफ स्कूल्स थे, जैनिज्म के 2 चीफ स्कूल्स थे, चारवाक का मटीरियलिज्म का था, ये बताता है कि इंडियन फिलोसफी एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम नहीं था। हमारे पास एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ थॉट था, एक डाइवर्सिटी ऑफ थॉट था। ये दिखता है कि डेवलपमेंट फुल फ्लेजेड तरीके से हुआ है। Accordingly, it is very difficult to cite any specific doctrines or methods जो कि पूरे इंडियन फिलोसफी का nevertheless, in certain respects, there is what might be called a distinct spirit of Indian philosophy. This is exemplified by certain attitudes. तो अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन फिलोसफी के, जो उसके चीफ मार्क है, which makes Indian philosophy stand out, which makes it different from other philosophies. सबसे पहला, सबसे चीफ मार्क जो इंडियन फिलोसफी का है, वो है इट्स कंसंट्रेशन अपॉन द स्पिरिचुअल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो जितनी भी हमने इंडियन फिलोसफी पढ़ी है, नो डाउट वी ऑल कैन से इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर। दोनों लाइफ और फिलोसफी जो है, उसका मोटिव इंडियन फिलोसफी में, चाहे वो फिलोसफी हो चाहे लाइफ हो, उसका मोटिव इज स्पिरिचुअल इन उसका गोल इज स्पिरिचुअल। तो छोटे मोटे हैं माइनर मटीरियलिस्टिक स्कूल्स है, जैसे चारवाक्स है, या चारवाक से रिलेटेड डॉक्ट्रीन्स है, जो न्याय वगैरह में भी हमें कहीं ना कहीं थोड़े से मटीरियलिज्म देखने को मिलता है। लेकिन उसके अलावा जो मेजॉरिटी इंडियन फिलोसफी है, उसका मेन जो गोल है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही है। जो उसका मेन टेंडेंसी है इंडियन फिलोसफी की, दैट इज मेजरली स्पिरिचुअल। तो ना मैन हो, यूनिवर्स हो, उसका एसेंस जो है या उसका जो गोल है, वो कभी भी मटेरियल वेलफेयर में नहीं देखा जाता था। सिर्फ चारवाक स्कूल जो लोकायत्स थे, उन्होंने देखा ईट ड्रिंक बी मेरी, कि जो प्लेजर है वो मटेरियल गेन्स में लाई करता है। लेकिन चारवाक के अलावा कोई भी स्कूल मेजरली, जो मेजर हम उनकी फिलोसफी देखें, वो कभी भी मटेरियल गेन्स की तरफ नहीं टेंड करते हैं। तो फिलोसफी और रिलीजन जो है, वो बहुत एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है इंडिया में। इंडियन फिलोसफी और रिलीजन है इसी वजह से, क्योंकि इंडियन फिलोसफी का नेचर बहुत स्पिरिचुअल है, और क्योंकि रिलीजन है, इंडियन रिलीजन्स जो है और इंडियन फिलोसफी है, तो दोनों का गोल कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है। दोनों का गोल यही है कि मैन को फ्री करना है उसके बर्थ रीबर्थ के साइकिल से। तो प्रैक्टिकली जितनी भी इंडियन फिलोसफी है, चाहे जो वेदास से शुरू हुई है, जो 6 सिस्टम्स है, ऑर्थोडॉक्स है, अनऑर्थोडॉक्स वगैरह है, उसका मेन गोल यही रहा है कि एक स्पिरिचुअल लाइफ को प्रमोट करे। उसका गोल यही रहा है कि मैन को फ्री करे इस सफरिंग से, एंड उसको सैल्वेशन मिल जाए, फ्रीडम, द लिबर्टी या अल्टीमेट फ्रीडम जिसे बोला जाता है, वो मिल जाए। तो the problems of religion have always given depth and power and purpose to the Indian philosophical mind and spirit. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या दूसरा एक जनरल मार्क जो इंडियन फिलोसफी का है, वो है इंटीमेट रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी एंड लाइफ। की इंडियन फिलोसफी जो है, उसका एटीट्यूड बहुत ही प्रैक्टिकल है, उसका इम्पैक्ट हमें लाइफ के ऊपर देखने से मिलता है। तो जो इंडिया में जो फिलोसफी एक्सरसाइज की जाती थी, उसको सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, सिर्फ इन थ्योरी पुट नहीं करते थे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की हमेशा टेंडेंसी रही है। तो इंडियन सिस्टम जो है, सिर्फ अकेडमिक नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक नहीं, बट ऐसा ट्रूथ जो मैन को सैल्वेशन देगा। सो इट्स नॉट कि नॉलेज फॉर इट्स ओन सेक या फिर अकेडमिक पर्पसेस, थियोरेटिकल पर्पसेस। उसका प्रैक्टिकल पर्पस है कि जो नॉलेज है, जो ट्रूथ है, उससे एट द एंड मैन को फ्रीडम मिलेगी सफरिंग से। तो उससे भी ज़्यादा डीपर है, मतलब
इट इज नॉट अ मॉडर्न pragmatic attitude. It is not the view that truth is measured in terms of the practical. ऐसा नहीं है कि वो ट्रूथ की वैल्यू सिर्फ तभी है क्योंकि उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन है, उस ट्रूथ से हमें सैल्वेशन मिलेगा. लेकिन ट्रूथ को इन अ सेंस एक मीन्स नहीं बताया हुआ है सिर्फ, लेकिन एक ट्रूथ अलोन उसके पास पावर है कि वो मैन को गाइड कर सके सैल्वेशन तक. जो मेजर सिस्टम है इंडियन फिलोसफी के, वो हमेशा प्रैक्टिकल और ट्रैजिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ से शुरू होते हैं. यू नो, सफरिंग से शुरू होंगे. और जो मेजर स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के, वो हमेशा लीड करेंगे अपनी सर्च को, ताकि मैन की सफरिंग, मैन की डिस्ट्रेस को फ्री से मैन को फ्री कर दिया जाए. तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी टीचिंग्स है वो सिर्फ मियर वर्ड्स रही है, मियर थ्योरी रही है. हर डॉक्ट्रीन जो है उसका एक प्रैक्टिकल आउटलुक लाइफ में देखने को मिला है, जो मैन की लाइफ को, उसके पर्सनल नेचर को ट्रांसफॉर्म करेगी. तो इंडिया में फिलोसफी जो है वो इट इज टू बी लिव्ड, इट इज फॉर लाइफ. जैसे कि लिखा है फिलोसफी इज फॉर लाइफ, इट इज टू बी लिव्ड. सिर्फ ट्रूथ को जानना जरूरी नहीं है, पर ट्रूथ को जीना है. काइंड ऑफ यू नो, अगर हम समझे तो कि इट इज ट्रूथ जो मैन के एक्शंस को गाइड करेगा. सो फिलोसफी को सिर्फ बुक्स तक नहीं पढ़ना है, उस फिलोसफी को, उस ट्रूथ को, उस नॉलेज को हमें एज अ गाइडिंग पाथ बनाना है हमारे एक्शंस के लिए. So the goal of the Indian is not to know the ultimate truth but to realize it, to become one with it. एक दूसरा एस्पेक्ट इसका, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है उसका है इंडियन फिलोसफी का, ये है कि एक मॉरल प्योरिफिकेशन हम लोग सीख करते हैं. यू नो, तो मॉरल प्योरिफिकेशन एज एन इम्पेरेटिव प्रिलिमिनरी फॉर द वुड बी स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी और सर्चर आफ्टर ट्रूथ. तो जैसे समकार का जो क्लासिक स्टेटमेंट था, it calls for a knowledge of the distinction between the it is a questioning tendency in the inquirer, कि सिर्फ फिलोसोफर को फॉलो नहीं करना है, स्टॉप नहीं कर, मतलब यू नो एक पॉइंट पे आके रुकनी चाहिए, उसको कंटिन्यूसली यू नो स्ट्राइव फॉर द बेटर, यू नो, टिल द बेस्ट इज रीच्ड. So you know, the subjugation of all desire for the fruits of action in this life or in a hereafter, a renunciation of all petty desire. तो हम देख रहे हैं कि इंडियन फिलोसफी के मेजर स्कूल्स जो है वो कहीं ना कहीं रिनंसिएशन, पेनेंस एंड यू नो एसेटिज्म और यू नो पेशेंस, पीस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें, कि मटीरियल चीज़ें, मटीरियल गेन से रिलीज होना, वर्ल्डली प्लेजर्स से फ्री होके एक्चुअल ट्रूथ, एक्चुअल प्लेजर की तरफ होना. तो डिजायर फॉर रिलीज एज द सुप्रीम गोल ऑफ माइंड, पेशेंस, पीस ऑफ माइंड, फेथ, ट्रैंक्विलिटी, सेल्फ कंट्रोल, इसमें से कहीं भी हम नोटिस करेंगे कि मटीरियल चीज़ें कहीं भी काउंट नहीं हो रही. इंडियन फिलोसफी के जो मेजॉरिटी स्कूल्स है, अगर इफ़ आई से ऑल द स्कूल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज डोंट माइंड इट, क्योंकि चारवाक बीइंग वन ऑफ द यू नो बिगेस्ट मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन फिलोसफी, एंड उसके अलावा मटीरियलिज्म और भी स्कूल्स में हमें कुछ फ्रैक्शंस में देखने को मिलता है. बट मेजॉरिटी की जब हम बात करें, हम उसको जनरल नहीं बोल सकते बिकॉज दैट इज नॉट द जनरल आउटलुक बट द मेजॉरिटी आउटलुक. जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, हमने दो तो अभी देखी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज द इंट्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड एंड इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच टू रियलिटी. इंडियन फिलोसफी जो है वो आत्मविद्या, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ, सेल्फ नॉलेज जिसे कहा जाता है, कि या तो वह एक्सटर्नल वर्ल्ड या फिर इंटरनल, यू नो इट कैन ईदर स्टार्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड और विद द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ मैन्स इनर नेचर, द सेल्फ ऑफ मैन. तो इंडिया में फिलोसफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी रहा है कि नो योर सेल्फ, खुद के बारे में पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफी, मतलब द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. तो इंडियन फिलोसफी ने हमेशा ये डोमिनेट, मतलब हमेशा यही डोमिनेशन रहा है कि इनर लाइफ, सेल्फ ऑफ अ मैन रादर देन द एक्सटर्नल वर्ल्ड और फिजिकल नेचर. तो रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, लेकिन एक मेजर फोकस इंडियन फिलोसफी का सेल्फ पे, इनर सेल्फ पे रहा है. फिजिकल साइंस जो है वो गोल्डन एज में काफ़ी डेवलप हुआ, ऑफ इंडियन कल्चर में काफ़ी डेवलप हुआ, लेकिन फिर भी अल्टीमेट ट्रूथ के लिए नॉलेज ऑफ सेल्फ जरूरी था. अगर हमें अल्टीमेट ट्रूथ या सैल्वेशन या वो जो अल्टीमेट गोल है इंडियन फिलोसफी का, वहां तक पहुंचना है, तो ट्रूथ हैज टू बी फाउंड विद इन. हमारे अंदर हमें ट्रूथ को ढूंढना है, हमारी खुद की नॉलेज होना है.
तो ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा सब्जेक्टिव पे फोकस है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का डिफरेंस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फॉर वन मोर टाइम, सब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन आवर पर्सपेक्टिव। हमारे पर्सपेक्टिव पे तो सब्जेक्टिव ऑफ कोर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा, और ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के लिए हम बोल देंगे कि एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, सपोज कोई टेबल है, ओके, द टेबल इज रेड इन कलर, ओके, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, द रेड कलर्ड टेबल, या फिर द रेड कलर्ड फ्लावर, लेट्स से, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव वो होगा कि हाउ डू आई फील जब मैं उस फ्लावर को देखती हूँ, टच करती हूँ, क्या वो मुझे हैप्पीनेस देता है, क्या वो मुझे सैडनेस देता है, क्या वो कोई फॉन्ड मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है, या कोई वो बुरी यादों को ताज़ा करता है। तो सब्जेक्टिव पर्सनल ओपिनियन है, या पर्सनल हमारे कन्विक्शंस हैं, हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर पर्सन के लिए सब्जेक्टिव डिफरेंट होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम रहेगा। तो साइकोलॉजी, एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देखे गए। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है, लेकिन कंपेयर अगर हम करें तो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी है उसके कंपेरिजन में इनर वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस एंड फोकस किया गया। तो जूलॉजी, बॉटनी, मेडिसिन, ये रिलेटेड साइंसेज, ये भी ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी वगैरह, एल्जेब्रा, मैथमेटिक्स, ये सभी एक्सटर्नल वर्ल्ड के स्टडीज भी इम्पॉर्टेंट रहे, और हमने काफ़ी उसमें मास्टर भी किया है। वी ऑल नो आर्यभट्ट, जीरो, एवरीथिंग ऑफ दैट काइंड। लेकिन अगर हम एक कंपैरिजन करें तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के कंपैरिजन में इनर वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है। इनर वर्ल्ड की नॉलेज को, इनर सेल्फ की नॉलेज को बताया गया है द पाथ टू अल्टीमेट ट्रूथ या द पाथ टू अल्टीमेट लिबरेशन। एक नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक जो हम डिस्कस करेंगे इज आइडियलिज्म। और ज़्यादातर इंडियन स्कूल जो है, ज़्यादातर इंडियन स्कूल्स जो है, इंडियन फिलोसफी जो है वो आइडियलिस्टिक है। जैसे कि हिंदुइज्म की हमेशा मोनिस्टिक आइडियलिज्म की तरफ रहा है। जितनी इंडियन फिलोसफी है वो बात करती है एक अल्टीमेटली वन एंड अल्टीमेटली स्पिरिचुअल बीइंग में। अच्छा, अब आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियलिज्म मतलब समथिंग विच इज़ नॉन सेंशुअल, जो कि जैसे जो फिजिकल या मटीरियल चीज़ों में कम बिलीफ रखते हुए नॉन मटीरियल, नॉन फिजिकल चीज़ें, जैसे गॉड है, तो गॉड को के लिए जैसे अगर हम आत्मन या ब्राह्मण की बात करें तो वो हमेशा आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में उसको देखा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, आइडियलिस्टिक वे में एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज इटर्नल, यूनिवर्सल, नॉन चेंजेबल, ये सब चीज़ें। तो कुछ सिस्टम्स हैं जो डुअलिज्म की तरफ भी गए हैं, प्लूरलिज्म की तरफ भी गए हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मोनिस्टिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। मोनिज्म इस जो किसी एक आइडियल बीइंग की तरफ बात कर रहा है कि देयर इज लाइक फॉर एग्जांपल वन अल्टीमेट गॉड इंस्टेड ऑफ 2 or 3 or 4 or many other ultimate gods। जैसे अगर हम कंपेयर करें ग्रीक माइथोलॉजी तो ग्रीक माइथोलॉजी इज़ वेरी प्लूरलिस्टिक इन नेचर। प्लूरलिस्टिक इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स का मेंशन हमें देखने को मिलता है, जो कि इंडियन फिलोसफी के स्कूल्स में कम देखने को मिलता है। हमारा कैरेक्टर इज मोर मोनिस्टिक, हम एक अल्टीमेट बीइंग या अल्टीमेट वन उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इंडियन फिलोसफी के अंडरलाइंग स्पिरिट को देखें तो हमें यही मिलेगा कि एक मोनिस्टिक आइडियलिज्म देखने को मिलेगा, मटीरियलिज्म नहीं, आइडियलिज्म एंड दैट टू मोनिस्टिक। तो इसका एक रीज़न हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द नॉन रिजिडिटी ऑफ द इंडियन माइंड। तो ऐसा है कि इफ यू कॉन्सेंट्रेट आवर अटेंशन अपॉन द अंडरलाइंग स्पिरिट ऑफ इंडियन फिलोसफी rather than its variety of opinions, life and reality in the way of monistic idealism, this rather unusual attitude is attributable to the non-rigidity of the Indian mind and to the fact that the attitude of monistic idealism is so plastic and dynamic that it takes many forms and expresses itself even in seemingly conflicting doctrines। तो ये दिखाता है दिस हैज़ बीन ऑलवेज देयर कि इंडियन फिलोसफी बहुत नॉन रिजिड रहा है। कोई मल्टीपल थॉट्स यहाँ पर आए हैं, डेवलप हुए हैं, एक्सेप्ट किए गए हैं। तो जो मोनिस्टिक आइडियलिज्म है उसने भी कई फॉर्म्स लिए और कई अलग अलग फॉर्म्स लिए हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को डेवलप करा है। कई बार तो मोनिस्टिक आइडियलिज्म के इतने कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं कि एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग, एक दूसरे से ऑपोजिट डॉक्ट्रिन्स तक फॉर्म हो जाती है। तो इससे
वेराइटी ऑफ ओपिनियन दिखती है, द फ्रीडम टू परस्यू योर ओन ओपिनियन, डेवलपमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट एक हमें देखने को मिलता है। इंडियन फिलोसफी का कैरेक्टर, इतना वेरीड कैरेक्टर जो था उसका। मटीरियलिज्म ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट रहा है इंडिया में, उसका एक अपना टाइम फ्रेम रहा है, और चाहे कितनी भी कोशिश की हो, अगर हम कंपैरिजन मतलब अगर हम देखें, इफ वी सी द रेशियो या इफ वी सी द जो मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मटीरियलिज्म के प्रोपोनेंट्स बहुत कम हैं एज कम्पेयर टू आइडियलिज्म। लेकिन फिर भी इतने कम प्रोपोनेंट्स होने के बावजूद मटीरियलिज्म ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क बनाया है। वो अपने आप में इट हेल्ड ऑन इट्स ओन। उसके अड्यूरेंस फ्यू हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन फिलोसफी में मटीरियलिज्म की कभी बात ही नहीं की गई है, लेकिन जो मेजर व्यू है वो हमेशा आइडियलिज्म का रहा है। मेजर स्कूल्स का जो व्यू है वो आइडियलिज्म का रहा है। लेकिन आइडियलिज्म भी अपने अलग अलग फॉर्म लेता है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्कूल ने जिस आइडियलिज्म को एक्सेप्ट किया है वही आइडियलिज्म चलता है। तो गॉड, जैसे कि वेदास में आत्मन ब्राह्मण की बात की जाती है, बुद्धिज्म में एक अलग टाइप के आइडियलिज्म की बात की जाती है, जैनिज्म में अलग टाइप के आइडियलिज्म की बात की जाती है, जैसे लिंगायत्स के लिए अलग टाइप की आइडियलिज्म की बात की जाती है। इंडियन फिलोसफी जो है उसका हम एक और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो नाउ एक्सटेंसिव यूज ऑफ रीजन तो इंडियन फिलोसफी में हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंट्यूशन इज द ओनली मेथड थ्रू विच द अल्टीमेट कैन बी नोन। रीजन, इंटेलेक्चुअल नॉलेज ये काफी नहीं है। ऐसा नहीं कि रीजन गलत है, रैशनल गलत है, रीजन है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इंट्यूशन। To know reality, one must have an actual experience of it. One does not merely know the truth, one realizes it. तो दर्शन उसको इसलिए कहा गया है। दर्श एक वर्ड है, जो दर्शन जो वर्ड है उसका रूट वर्ड है दर्श, जिसका मतलब है टू सी। तो टू सी मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। तो इंडियन फिलोसफी में एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज के ऊपर काफी फोकस किया गया है। अनलाइक द अदर्स, वेस्टर्न फिलोसफी में एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज को कई फिलोसफर्स ने क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन उसके सपोर्टर्स भी रहे हैं, बट या सो एक डायरेक्ट इंट्यूटिव एक्सपीरियंस होना, no complete knowledge is possible as long as there is the relationship of the subject on one hand and the object on the other. तो जब तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तब तक इंडियन फिलोसफी में वो नॉलेज इनकम्प्लीट मानी जाएगी। नाउ अगेन, जब हम इन पॉइंट्स को रिफर कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम 100% इंडियन फिलोसफी या 100% स्कूल्स या सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक पोर्शन या किसी एक स्कूल मतलब हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या मोस्ट वेल नोन की बात कर रहे हैं। तो रीजन के ऊपर रहा है, लेकिन जितने भी सिस्टम है चारवाक को छोड़ के अग्री करते हैं कि देयर इज अ हायर वे ऑफ नोइंग रियलिटी बियॉन्ड द रीच ऑफ रीजन, जो कि डायरेक्ट परसेप्शन और एक्सपीरियंस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, जो कि रीजन से हम नहीं पता कर सकते। तो रीजन हमें ट्रूथ बता सकता है, लेकिन वो हमें ट्रूथ तक पहुंचा नहीं सकता, वो ट्रूथ को डिस्कवर करने में हमारी हेल्प नहीं कर सकता। तो रीजन एक मेथड है, रीजन को कम्प्लीटली निग्लेक्ट नहीं किया है या रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन इंट्यूशन रीजन के ऊपर प्लेस किया इंडियन फिलोसफी में। इंडियन फिलोसफी जो है उसका अल्टीमेट डिपेंडेंस हमेशा से इंट्यूशन पे रहा है, मेजर कैरेक्टर अगर हम देखें तो। और रीजन, इंटेलेक्ट वगैरह के ऊपर भी व्यूज ओपिनियंस है, बट मेजरली इंट्यूशन। हमारी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक आज के लिए फॉर इंडियन फिलोसफी, जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड है हमारी इंट्यूशन पे, इट इज सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी। तो अगर हम एक डीप स्टडी करें जितने भी सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं उनकी, तो हमें बहुत वेराइड ओपिनियंस मिलेंगे, बहुत फार रीचिंग व्यूज मिलेंगे, एक दूसरे से काफ़ी अलग हमें थॉट्स एंड व्यूज मिलेंगे।
तो जैसे ऑर्थोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स हमने बोला, चारवाक को छोड़ के, जो कि openly stands in violation of the accepted intuitive insights of its ancient seers, whether it be the Hindu seers of Upanishads, the intuitive experience of Buddha or the similarly intuitive wisdom of Mahavir, the founder of Jainism as we have it today. Indian philosophers have always been conscious of tradition, and as has been indicated before, the great system builders of later periods claim to be merely commentators explaining the traditional wisdom of the past. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमने देखा है। देखिए, अब चाहे वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हो या अनऑर्थोडॉक्स स्कूल हो, चाहे वो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे तो वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हो गए, वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हो गए, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हो गए, ठीक है। लेकिन चाहे अनऑर्थोडॉक्स हो या ऑर्थोडॉक्स हो, दोनों सिस्टम्स में या दोनों काइंड ऑफ स्कूल्स में एक सिमिलैरिटी है कि वो इंट्यूटिव नॉलेज की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके लिए जो बाकी फिलोसोफर्स रहे हैं, लेटर फिलोसोफर्स रहे हैं, वो हमेशा से कमेंटेटर्स रहे हैं। कमेंटेटर्स इन द सेंस कि जो उनके जो चीफ लीडर या जो चीफ पॉइंट उनके लिए था, जैसे ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के लिए वेदास था, या अनऑर्थोडॉक्स में लेट्स टॉक ऑफ बुद्धिज्म के लिए बुद्ध था। तो बुद्धिज्म की जो दोनों स्कूल्स भी है, हिनायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, दोनों बुद्धा की नॉलेज के ऊपर डिवेल्व करते हैं। बोथ ऑफ देम क्लेम, जो दोनों स्कूल्स हैं वो यही क्लेम करते हैं कि दे हैव मोर राइट नॉलेज ऑफ बुद्धाज विजडम एंड नॉलेज एंड स्टफ। तो ये जो फिलोसफर्स थे, बुद्धा, महावीरा, ये इंट्यूटिव फिलोसफर्स थे जिनके ऊपर नॉलेज रिवील करी गई है इंट्यूशन से, या ऑफ दैट काइंड। तो स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन्स जो पास्ट के थे उसको हम इंटरप्रिटेशन से वो चेंज हो जाते थे, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, डॉट टू डॉट सेम नहीं होता था, उसमें चेंजेस रहते थे, लेकिन उनका बेसिक नेचर रहता था कि वो ओ करते हैं टू दीज फिलोसफर्स, टू इंट्यूशन कहीं ना कहीं। तो अथॉरिटी के लिए रेफरेंस जो हमें देखने को मिलता है, बुद्धिज्म वाज स्टार्टेड बाय बुद्धा, सो ऑलवेज इट वॉज कि बुद्धा वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड फॉर्म। तो बुद्धिज्म के जो स्कूल्स हुए या जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स भी हुए, उन्होंने कई बार ऑपोजिंग व्यूज भी लिए। जो वेदास में लिखा हुआ था उससे कॉन्फ्लिक्टिव, उससे एकदम ऑपोजिट डॉक्ट्रिन्स को भी एक्सेप्ट किया कई ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ने, लेकिन वेदास की अथॉरिटी को इतना अंडरमाइन नहीं किया। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ थॉट दिखाता है कि ब्रेकेजेस से ज्यादा ये कंटिन्यूटी ऑफ थॉट दिखाता है कि अथॉरिटी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया है। The charge of indulging in an exaggerated respect of authority may be legitimately leveled against some of Indian philosophy, but this respect for the past is rooted in the deep conviction that those who really know reality are those who have realized the truth. तो ये सिर्फ एक ब्लाइंड फोल्डेड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी या ब्लाइंड फोल्डेड फॉलोइंग ऑफ अथॉरिटी नहीं है। दिस इज द रियलाइजेशन या दिस इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वो जिनकी अथॉरिटी को रिवर कर रहे हैं, जिनकी अथॉरिटी को लेट्स से नॉट फॉलो इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड बट I'll use it here anyways, फॉलो कर रहे हैं, they have realized the truth, उन्होंने उस ट्रूथ को जिया है जैसे हमें जीने की जरूरत है। India has produced a great variety of philosophical doctrines and systems. ये true रहा है, मतलब कितना भी despite universal reverence for and acceptance of the authority of ancient seers, उसके बावजूद variety of thoughts and doctrines हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि respect of authority में everything has been as similar and same. Conflicting, contrasting views भी रहे हैं। The variety of these systems, even in their basic conceptions, looked at in the light of the prevalent acceptance of authority, reveals the fact that this reverence has not made Indian philosophy a dogmatic religious creed, as is often alleged, but rather a single tone or trend of thought. तो ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी को लेकर जो एक्सेप्टेंस है ये कोई डॉगमेटिक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया का कि बस एक पॉपुलर ओपिनियन को फॉलो किया जा रहा है, बट एक सिंगल थॉट, ट्रेल ऑफ थॉट के फॉलोइंग को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। How completely free from traditional biases systems are is seen, for example, by the fact that the original Samkhya says nothing about the possible existence of God, although it is emphatic in its doctrine of the theoretical undemonstrability of his existence. Whereas Shikha and the Yoga, especially Yoga, admit the existence of God but do not consider him to be the creator of the universe. So it is very interesting कि जैसे योगा में भी
योग में भी गॉड को तो माना गया है, गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर अग्री किया गया, लेकिन गॉड को वर्ल्ड का क्रिएटर नहीं बताया गया, अनलाइक अदर स्कूल्स. तो दिस इज व्हाट इज acceptance of authority and also to some degrees non-acceptance of authority. To emphasize the point further, reference should be also made to the early Buddhist system which reject God and to the Chavas who deny God without qualification. Finally, this is the last characteristic. एक ओवरऑल सिंथेटिक ट्रेडिशन है जो कि मेथड एंड स्पिरिट टू इंडियन फिलोसफी के लिए इम्पॉर्टेंट है. Now what is this overall synthetic tradition is, this is where the seers realize that true religion comprehends all religions, so that God is one, but men can call him by many names. तो इंडियन फिलोसफी एक सिंथेटिक अप्रोच से कैरेक्टराइज की गई है. वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड रियलिटी, religion and philosophy, knowledge and conduct, intuition, reason, man, nature, God, man, noumenon, phenomenon, ये सारी चीजें हार्मनी में लाई जाती है. These are opposing tendencies, लेकिन हार्मनी by the synthesizing tendency of the Indian mind. देखिए, जैसे कि जो हिंदू है, चाहे वो जो उसके 6 सिस्टम्स है हिंदुइज्म के, जिसको हम ब्रेक करते हैं हिंदुइज्म को 6 सिस्टम्स में, उसके फर्दर सब सिस्टम्स जो है वो सभी एक दूसरे के साथ हार्मनी में है. उसके अल्टीमेट विजन को वो सभी जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी में देखें, उसका अप्रोच हमेशा से एनालिटिक अप्रोच रहा है. इंडियन फिलोसफी का अप्रोच हमेशा से सिंथेटिक रहा है. सिंथेटिक इज टू ब्रिंग टुगेदर, विच इज ब्रॉट टुगेदर. एक अल्टीमेट वन विजन की तरफ हमारा गोल रहा है. तो जो 6 सिस्टम्स है वो भी, उनके सब सिस्टम्स भी, वो एक अल्टीमेट गोल की तरफ कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं. ओके, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, रिलीजन, साइकोलॉजी, फैक्ट्स, ये एक दूसरे से कट ऑफ नहीं है. ओके, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव रियलिटी का पार्ट है, एक वीव्ड टुगेदर रियलिटी का पार्ट है. तो इन सब चीजों को साथ में लाया गया है, साथ में बांधा गया है एक दूसरे के, जो कि एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम का बर्थ करता है. It is this synthetic vision of Indian philosophy which has made possible the intellectual and religious tolerance. कि इतने वेरिंग रिलीजन्स, वेरिंग इंटेलेक्चुअल थॉट होने के बावजूद जो टॉलरेंस है इंडियन फिलोसफी का, वो है ये सिंथेटिक नेचर, ये ब्रिंगिंग टुगेदर वाला नेचर. So recent squabbles between religious communities, bred of new political factionalism, are not outgrowths of the Indian mind, but instead are antagonistic to its unique genius for adaptability and tolerance, which takes all groups and all communities into its one truth and life. इसके एडिशन में ये जो जनरल कैरेक्टर्स है, हमने फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे. इंटेलेक्चुअल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ पर्सपेक्टिव इन द प्रैक्टिकल रियम ये है. दिस इज सेवरल एस्पेक्ट, जैसे कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज कि इस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के एडिशन में देयर आर सम थिंग्स लाइक देयर इज अ फैक्ट mentioned earlier that all philosophies in India, Hindu, Buddhist, Jain, Charvak, have a practical motivation stemming from man's practical problems of life. कि जो मैन अपने लाइफ में एक्चुअली में जिन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उन प्रॉब्लम्स को हटाना एक मोटिवेशन रहा है ये सभी स्कूल्स का. उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करना, इरेज करना. ओके, तो हर केस में जो मोटिवेशन रहा है वो प्रैक्टिकल मोटिवेशन रहा है. सिर्फ थियोरेटिकल नहीं कि अच्छा एक सिस्टम बना दिया, उस पर ट्रीटीज लिख दी, डॉक्ट्रिन्स लिख दी, एक बहुत अच्छी मोटी सी किताब बन गई है, डिस्टिंग्विश सी किताब बन गई, पूरे थियोरेटिकल नॉलेज कंपाइल हो गया. नो, बट उसका प्रैक्टिकल मोटिवेशन कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, या क्या, हाउ, व्हाट कैन बी डन फॉर दैट फाइनल लिबरेशन, फॉर दैट अल्टीमेट लिबरेशन या सैल्वेशन. तो वो सिर्फ थ्योरी में उसके उन सेक के लिए, नॉलेज के लिए में इंटरेस्टेड नहीं है, बट
ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द एंड गोल, जो है एंड ऑफ सफरिंग। तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सबका कहीं ना कहीं एंड गोल सेम है, मोक्ष। ये है हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म का अल्टीमेट गोल। निर्वाण बुद्धिज्म के लिए, मोक्ष जो है वो बाकी दोनों के लिए। वर्ड्स कैन बी डिफरेंट बट उसका मीनिंग कहीं ना कहीं सेम है। दे आर काइंड ऑफ सिनोनिमस या रेफरिंग टू द सेम सिचुएशन या रेफरिंग टू द सेम सर्कमस्टांसेस। ये निर्वाण है, ये मोक्ष है, ये सेम सिमिलर सर्कमस्टांसेस है। तो लिबरेशन का मतलब हर स्कूल में चेंज हो रहा है अलग अलग तरीके से, उसको पाने का तरीका अलग है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग यही है कि सफरिंग ऑफ लाइफ से फ्रीडम जाना, बर्थ रीबर्थ की साइकिल से फ्रीडम, जिसको संसार बोलते हैं, उससे फ्रीडम होना चाहिए। तो कई बार गोल जो है वो नेगेटिव के व्यू में देखा गया है, जिसमें से फ्रीडम फ्रॉम पेन, फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ, लेकिन उसका पॉजिटिव अचीवमेंट है कि इनफाइनाइट ब्लिस की तरफ जाना। तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट में इसको व्यू करना, अगर हम मोक्ष को या निर्वाण को नेगेटिव एस्पेक्ट में व्यू करें, मतलब हम रिमूवल ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। लेकिन पॉजिटिव व्यू में उसी चीज को पॉजिटिव व्यू में कहना है इसकी वो एटर्नल ब्लिस, अनकंडीशनल हैप्पीनेस वाली स्टेट में पहुंच जाना। तो जो स्पिरिट है या जो सोल है ना, स्पिरिट एंड सोल अगर हम डीपर डेल्व करें इसमें, आर नॉट synonymous to each other, but then again तो स्पिरिट या सोल जो है वो मोक्ष जाने पर, निर्वाण जाने पर वापस से प्योर बन जाएगी, अल्टीमेट गॉड के साथ रीयूनाइट हो जाएगी, प्योर स्पिरिट की तरह वो एग्जिस्ट करेगी। तो जो लाइफ की लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, उन सभी से फ्री हो जाएगी। जो डिफरेंट स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के, जो सिस्टम्स हैं, तो एक तो गोल ऑफ लाइफ को लेकर वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक है या ब्रॉट टुगेदर है, उसके अलावा गुड लाइफ ऑफ अर्थ ऑन अर्थ को लेकर भी उनमें हमें यूनिटी देखने को मिलती है। तो द इसेंशियल स्पिरिट ऑफ द फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज दैट ऑफ नॉन अटैचमेंट। कि एक तो लिबरेशन या मोक्ष या निर्वाण वो तो एक कॉमन एलिमेंट है स्कूल्स का, एक्सेप्ट चारवाक ऑफ कोर्स। एक और कॉमन एलिमेंट इन ऑपोजिंग या कॉन्ट्रास्टिंग स्कूल्स का ये भी है कि अर्थ पे हमारी लाइफ को हमें कैसे अच्छा बनाना है। सो दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड विथ विच द इंडिविजुअल फुलफिल्स हिज पार्ट इन लाइफ एंड लिव्स अ नॉर्मल एवरीडे एग्जिस्टेंस। तो इट्स बीइंग कि नॉन अटैचमेंट की पॉलिसी, कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, मटेरियल गेन्स हैं, उससे फ्रीडम होने से इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, मेंटल स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी पाना, कि जो हम इन मटेरियल चीज़ों से एनस्लेव करे गए हैं, इन मटेरियल चीज़ों ने जैसे हमें गुलाम बनाया है, ग्रीड एंड ऑल दैट स्टफ, वर्ल्डली प्लेजर्स ने, इन सबसे फ्रीडम पाना। तो एक और कॉमन एलिमेंट जो हमें इन स्कूल्स में देखने को मिलता है वो यही है कि कैसे मटेरियल गेन्स या अटैचमेंट वाली जो फीलिंग है उससे हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनके सभी ब्रांचेस में वो कर्मा एंड रीबर्थ को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, हमने एक तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझा इंडियन फिलोसफी का, अब हम ये समझ रहे हैं कि क्या सिमिलैरिटीज है ऑपोजिंग स्कूल्स और ऑपोजिंग सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के बीच में, कि उनकी डॉक्ट्रिन्स काफी अलग है, ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, बहुत अलग अलग सिस्टम्स है, अलग अलग थॉट प्रोसेसेस है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जिसपे वो लोग एग्री करते हैं, जो हमने देखा मोक्ष, लिबरेशन, लाइफ ऑन अर्थ। अब एक और है जैसे कर्मा और रीबर्थ। तो ये जितने भी स्कूल्स हैं वो हमेशा मॉरली और स्पिरिचुअली परफेक्टेड सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं कि जैसा होगा, जैसा करेंगे, रिजल्ट भी वही आएगा। तो जस्टिस इज द लॉ ऑफ द मॉरल लाइफ। जस्टिस हमेशा मिलेगा, कि जो भी वर्क हुआ है उसका जस्टिस मिलेगा, जो भी एक्शन किसी इंडिविजुअल ने लिया है उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा, और वो रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द एक्शन। what one sows one must reap. तो since justice and moral and spiritual perfection are not achievable in one life, all these systems believe in rebirth. एक लाइफ में क्योंकि हम ये जस्टिस और इनको पॉसिबल अटेन नहीं कर सकते, तो रीबर्थ की साइकिल में बिलीव रखता है कि जो एक लाइफ के कर्मा किए हैं वो दूसरी लाइफ में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। सो काइंड ऑफ लाइक दैट। So karma and except Charvaks, of course, again we are talking about कि karma and rebirth को Charvaks, the Charvak और the Lokayats agree नहीं करते हैं इसके साथ। तो karma और rebirth जो है
दिस इज हाउ द यूनिवर्स बैलेंसेज इटसेल्फ. मैन की लाइफ बैलेंस होती है एंड रूल आउट सिंगल आउट होती है. अनदर कॉमन एलिमेंट विच इज द फोर्थ वन या फिफ्थ अगर हम कह सके तो, द फोर्थ और द फिफ्थ whatever element is which unifies all schools of Hindu philosophy in the practical realm. Although the heterodox schools, Charvak Buddhism, Jainism, do not conform to this pattern, the way of life accepted by all schools of Hinduism, regardless of metaphysical and epistemological variations, includes the fourfold division of society. तो ये वाला जो है, जो फोरफोल्ड डिविजन है सोसाइटी का, ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जो सिक्स स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म है वो इस चीज में बिलीव रखते हैं, जो कि है वर्णा सिस्टम. तो विच इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. आई थिंक सभी को हमें पता ही है. आई थिंक हम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वी आर वेरी वेल वर्स्ड विद द वर्णा सिस्टम. फ्रीक्वेंटली ट्रांसलेटेड एज कास्ट इज डिटर्मिन्ड जनरली अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल एबिलिटी. कि जैसे कि जो ब्राह्मण कास्ट, द वैश्य, क्षत्रिय, द शूद्र कास्ट, बहुत कॉमन चीज है. जो फर्स्ट थ्री ऑफ दीज आर कॉल्ड द ट्वाइस बॉर्न. दे आर रिलीजियसली इनिशिएटेड हिंदूज, जबकि शूद्रास को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता. ऑफकोर्स शूद्रास को काफी लुक डाउन किया जाता है इन हिंदुइज्म. तो जो ये ट्वाइस बॉर्न वाले हैं, जो क्षत्रिय, वैश्यास एंड ब्राह्मण्स हैं, इनकी लाइफ में 4 स्टेजेस होते हैं. ओके, ब्रह्मचारण स्टेज, द गृहस्थ स्टेज, द वनप्रस्थ स्टेज एंड देन द संन्यासन स्टेज. ठीक है. अब जो ब्रह्मचारण स्टेज है, दिस इज बेसिकली यंगेस्ट एज, जो बिल्कुल इनिशियल ईयर्स है, टिल यू रीच एन एज जहां पर यू आर अ स्टूडेंट, आपको सीखना है, आपको नॉलेज को गेन करना है. फिर है हाउस होल्डर या गृहस्थ वाली, वेर यू मेक अ फैमिली, यू मेंटेन दैट फैमिली. फिर आ जाता है ओल्ड एज वाला चीज, जिसमें आप फॉरेस्ट में चले जाते हो, वहां पे मेडिटेशन कर जाते हो. और फाइनली आता है वॉन्डरिंग मॉन्क या सन्यासी वाला स्टेज, जहां पर आप एक मॉन्क की तरह अपनी लाइफ को बिताते हो. तो ये जो सोशल स्कीम है जो हिंदुइज्म में, और हिंदुइज्म के 6 to 6 स्कूल्स इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, थोड़े बहुत माइनर ऑल्टरेशंस के साथ, कि जब तक this is a very important point in these 6 schools of Indian philosophy, वो ये है कि आप डायरेक्टली वॉन्डरिंग मॉन्क के स्टेज पे नहीं पहुंच सकते, या आप डायरेक्टली जैसे लेट्स से गृहस्थ स्टेज में नहीं पहुंच सकते. मतलब यू हैव टू गो थ्रू each and every of those stages. Okay, so मतलब you can only go to one does not enter the life of asceticism जब तक उसने अपने स्टूडेंट, हाउस होल्डर एंड बाकी वनप्रस्थ जीवन, इन सभी स्टेजेस को फॉलो ना कराओ. तो ओबीडियंस, राइटियसनेस, ओबीडियंस टू द मॉरल लॉ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगेन द 4 पुरुषार्थास, जो हम बहुत डिटेल में प्रीवियस सेमेस्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. धर्म जो है वो थ्रू आउट लाइफ प्रिवेल करता है, जो कि ना तो प्लेजर है ना वेल्थ है, बट धर्म इज बेसिकली कि रूल्स ऑफ मोरालिटी को फॉलो करना. मोक्ष जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है. काम इज द प्लेजर, जिसमें सेक्सुअल प्लेजर्स भी आ जाते हैं, जिसमें ग्रेटिफाइंग प्लेजर्स भी आ जाते हैं. फिर अर्थ की हेल्प से हम काम एंड ऑल को फॉलो करते हैं. सो ये जो 4 पुरुषार्थास है, जिसके बारे में अगेन हम प्रीवियस सेमेस्टर्स में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये विदाउट क्वेश्चन सभी हिंदूज एक्सेप्ट करते हैं इसको. ऑल 6 स्कूल्स ऑफ हिंदूज इसको एक्सेप्ट करते हैं. धर्मशास्त्रास में इसके बारे में बात की गई है, काफी इलेबोरेटली इसके बारे में बात की है. एंड दिस कॉमन आइडियल लाइफ ऑफ ऑल हिंदूज प्रोवाइड्स अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी. तो ये जो हमको देखने को मिल रहा है, दैट इज यूनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी एंड यूनिटी, डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कि जो 6 स्कूल्स है वो अपने आप में काफी अलग है एक दूसरे से, लेकिन कई जगहों पर वो बिल्कुल सेम भी है. कुछ चीजें वो बिल्कुल अनक्वेश्चनेबली फॉलो भी करते हैं. कई सिमिलैरिटीज हैं ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बीच में. कई जगह ऐसा है कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज नहीं. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट अप्स एंड डाउन्स एंड डिफरेंसेस इन द सिस्टम. एक जैसा नहीं है, या टीडियस सा नहीं है वो, कि जस्ट गो जस्ट वन काइंड ऑफ थिंग नहीं है. It has many things in it. वो diversity of thought है, diversity of opinion है.
द वैल्यू ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो इंडियन फिलोसफी की स्टडी है वो हिस्टोरिकली, फिलोसफिकली, पॉलिटिकली उसकी वैल्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन है वो सबसे पुराना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस डेवलपमेंट एक तरीके से देखा गया है, जहाँ पर हम नेचर ऑफ रियलिटी वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मैन्स प्लेस इन द नेचर, सेल्फ नॉलेज, एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज। ये वेदास के साथ शुरू हुई, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स थे ह्यूमन माइंड के। वेदास जो अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे, वन ऑफ देम, नॉट दी ओनली वन, मतलब वन ऑफ देम, उसके अलावा भी और कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे एज विथ वेदास। और वेदास की अथॉरिटी को काफी लंबे समय से हम फॉलो करें, नाउ इट्स बीन 4500 ईयर्स की वेदास की अथॉरिटी को हम फॉलो करें, विच इज अ वेरी वेरी बिग टाइम, 4500 ईयर्स। लेकिन ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन, एंटीक्वेरियन इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि बस हमें बस एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए इंडियन फिलोसफी को पढ़ना है। हमें अपने पास्ट की ग्रेटनेस को मेंटेन करना है, डिग्निटी को मेंटेन करना है, हमें उसके बारे में ऑफकोर्स पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमेशा से इस बारे में, इंडियन फिलोसोफर्स का हमेशा से यही पॉइंट रहा है कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो टाइमलेस है। तो हमें सिर्फ इंडियन फिलोसफी को उसके हिस्टोरिकल या जोग्राफिकल अप्रोच या प्रोविंशियल अप्रोच, ऐसा नहीं है कि बस इन कुछ अप्रोचेस के लिए हमें पढ़ना है। कई जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है वो यही अक्यूज करते हैं इंडियन फिलोसफी, क्योंकि उसमें कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, वो पूरा रिलीजियस ही है, वो अनसाइंटिफिक है या बहुत ही मिथिकल है या काइंड ऑफ पोइटिकल, एंड इस तरीके से काफी एलिगेशंस वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने लगाए। लेकिन दिस इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू। So, India's concentrated study of the inner nature of man is a study of man universal. ऐसा नहीं कि इंडियन फिलोसफी का एक लिमिटेड सा व्यू है, नो। इंडियन फिलोसफी का इम्पैक्ट इज ऑन सो, मतलब यूनिवर्सल इम्पैक्ट है इंडियन फिलोसफी का। इंडियन फिलोसफर्स की जो टीचिंग है वेदास के टाइम से, वो लैंडमार्क रहा है। उसने बहुत चीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है ह्यूमन थॉट में, और सिर्फ इंडियन ह्यूमन थॉट में नहीं, बट ह्यूमन थॉट इन जनरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सारे आइडियाज, सारे सिस्टम जो है वो ऐसा नहीं है कि सब एक ही बात कर रहे हैं, वेराइटी ऑफ थॉट देखने को मिल रही है, अलग अलग चीजें उन्होंने फॉलो अप की है। प्रोफाउंड पावर्स ऑफ ह्यूमन माइंड हमें इंडियन फिलोसफी को पढ़ के पता चल रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन फिलोसफी जो बस एक एंशियंट हिस्ट्री है जिसे हमें पढ़ना है, या सिर्फ इंडियन थिंकिंग को समझने के लिए करना है, बट फिलोसफी एंड रिलीजन का एक अमेलगमेशन है जो माइंड, बॉडी, सोल सबके लिए इफेक्टिव है। तो हमें हमारे पर्सनल गेन के लिए इंडियन फिलोसफी को पढ़ना है, ठीक है। अब फिलोसफिकली अगर हम देखें, इंडियन फिलोसफी की स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है सर्च ऑफ ट्रूथ के लिए। जो मेजर प्रॉब्लम्स है इंडियन फिलोसफी के, जो इसमें हाईलाइट करे हैं, वो मैन की जनरल प्रॉब्लम्स रहे। इंडियन फिलोसफी में उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई है, तो इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, इंडियन फिलोसफी के कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं टू फिलोसफी इन जनरल। द नीड फॉर फिलोसफी टुडे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के लिए है, जो कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेडिशंस के इनसाइट्स को, व्हाट वी मीन टू से इज कि फिलोसफिकली भी इंडियन फिलोसफी का एम रहा है उस अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचना। तो फिलोसफिकली स्पीकिंग इंडियन फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उस अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचे, मैन की सफरिंग, मैन की प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन फिलोसफी को वेस्ट एंड वेस्टर्नर्स को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडियन फिलोसफी में एक वन वर्ल्ड की बात कही है। वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द वेरी फेमस फ्रेज वसुधैव कुटुंबकम। तो पॉलिटिकली अगर हम देखें, पॉलिटिकली इंडियन फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को हटाने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर के लिए इंपॉर्टेंट है,
कि डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ये सब सेकेंडरी है मैन की थिंकिंग के लिए. हमारे सबसे पहला एम होना चाहिए सोशल कोहिजन, यूनिटी, यू नो. It is to philosophy then that man must turn in his hope to bring peoples of world together. It is only through मतलब not only through but Indian philosophy का एक एम ये भी है. तो हमारा जो फ्यूचर है सिविलाइजेशन का वो डिपेंड करता है कि हम कितना हमारे ग्रेट ट्रेडिशंस को पढ़े, स्टडी करें एंड देन उसको आज के लिए यूज में लेकर आए.